बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हम 11 बायो में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। आज जो एसएलओ हम अपने पिछले टॉपिक में कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक हमारा चल रहा है न्यूक्लिक एसिड। उसी में हम आज एक और एसएलओ कवर करेंगे जो कि एक्सप्लेन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया है ना, एसएलओ हमें कह रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन करो। टॉपिक हमारा न्यूक्लिक एसिड ही है। डीएनए जो है ये आपके पास हेरिडिटरी मटेरियल है। इस टर्मिनोलॉजी से हम वाकिफ हो चुके हैं कि ये वो मटेरियल है जो असल में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर ये सलाहियत है कि ये सेल की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कैसे? इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। उस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम देखते हैं ये सेल को डिफरेंट प्रोटीन्स बना के दे रहा होता है, और वो प्रोटीन्स फिर सेल के अंदर या स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं या फिर वो एंजाइम्स की शक्ल में डिफरेंट काम कर रहे हैं, और कुछ प्रोटीन्स हार्मोन्स भी हो जाते हैं। तो इसी तरह आप देखते हो कि ये सेल को कंट्रोल करते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स में आपको पीछे पढ़ा चुका हूं कि आपके पास 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं। आपको अच्छे से याद होना चाहिए इनकी जो बेस थी, इनमें जो फर्क था वो नाइट्रोजनस बेस की डिफरेंस पे था। 4 तरह की नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, थायमिन, गवानीन और साइटोसिन। किसमें? डीएनए में। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर इन चारों में से एक वक्त में एक ही नाइट्रोजनस बेस होगी। तो इसका मतलब है 4 नाइट्रोजनस बेसिस जब न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा बनेंगी तो आपके पास 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे। ये जो 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये बार बार एक खास सीक्वेंस के अंदर रिपीट होंगे और रिपीट होकर आपको डीएनए बना के देंगे। उसके 2 स्ट्रैंड्स बनाएंगे। कौन कौन से हैं ये? आपको इनका कंप्लीट नेम आना चाहिए। एक को मैं एलैबोरेट करता हूं, पीछे भी हम करके आए हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। जो न्यूक्लियोसाइड होता है, 2 टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी थी, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। अगर आप न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट निकाल दो, यानी आप पीछे शुगर और नाइट्रोजनस बेस को रहने दो, तो आपके पास न्यूक्लियोसाइड बनता है। और अगर न्यूक्लियोसाइड में जो बेस है वो एडेनिन हो तो आप उसे कहते हो आप उसे कहते हो एडिनोसिन। और अगर आपके पास जो शुगर है उसमें कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीजन रिमूव हो तो आप उसे डीऑक्सी एडिनोसिन बोलते हो। तो डीएनए के जितनी भी शुगर्स हैं वो डीऑक्सी राइबोज हैं, इसलिए इसके न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सी होंगे। आगे आप, चूंकि न्यूक्लियोटाइड है तो हम एक ही फॉस्फेट को लेकर चल रहे हैं, फिर आगे आप उसको फॉस्फेट को बताते हो मोनोफॉस्फेट। ठीक है, इसी तरह डी ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी साइटिडीन और डी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स आपको डीएनए में रिपीट किए हुए मिलेंगे। ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है जिसमें शुगर है, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस है, कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट है। और आप देखो कि इस एंड पे असल में जो कार्बन 5 का फॉस्फेट ग्रुप है ये फ्री पड़ा हुआ है, ये किसी के साथ अटैच नहीं है, इसलिए हम डीएनए स्ट्रैंड के इस एंड को 5 प्राइम कहते हैं। और दूसरे एंड पे आप देखो आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें जो कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये फ्री पड़ा हुआ है, इसलिए आप डीएनए स्ट्रैंड के दूसरे एंड को 3 प्राइम एंड कहते हो। ठीक हो गया। और आपके पास यहां पे उसने डायग्राम में जो नाइट्रोजनस बेसिस का डिफरेंस है वो भी हाईलाइट कर दिया है कि वो पायरिमिडीन भी हो सकती है और प्यूरीन भी हो सकती है। ये आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की मदद से मिलते हैं तो ये बार बार रिपीट होते जाते हैं और आपके पास एक चेन बनती है। हमने पढ़ा था कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बन रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और आने वाले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप, ये आपस में जब लिंक करते हैं तो इनकी मदद से 2 न्यूक्लियोटाइड्स यूनाइट हो जाते हैं और इनमें जो बॉन्ड बनता है उसे आप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हो। ठीक हो गया। साइंटिस्ट जिन्होंने डीएनए स्ट्रक्चर हमें समझने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उन्हें अगर हम देखें तो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एडविन चेरगफ का नाम आता है। एडविन चेरगफ जो है इसने हमें डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर समझने में मदद दी। एडविन ने कहा
कि आपके पास जो इसके अंदर मौजूद नाइट्रोजनस बेसिस है ना, इनमें आप देखोगे रेगुलरिटी है, एक खास प्रोपोर्शन पाया जाता है, जिसे आपको यहां पे लिखा हुआ है कि जो प्रोपोर्शन है इसने एक खास प्रोपोर्शन दिया कि कितनी बेसिस हो सकती हैं, किस रेशियो के अंदर हो सकती है, उसे हम कहते हैं चरगफ रूल। कह रहे ये जो रूल है ना, ये आपको बता रहा है बेस पेयरिंग में रेगुलरिटी है। यानी आपके पास जब भी आप डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को देख रहे होगे तो आप देखोगे कि हमेशा एक स्ट्रैंड की एडेनिन दूसरे स्ट्रैंड की थायमीन के साथ ही बॉन्ड बनाएगी। मैं अगर और सिंपलीफाई कर दूं कि एडेनिन जो है वो हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाती है, कभी भी किसी और के साथ आप नहीं देखोगे नॉर्मल स्ट्रैंड में। इस तरह आप देखोगे गवानीन जो है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगी। दूसरी चीज, जब एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाएगी तो आप देखोगे कि आपके पास जितनी एडेनिन होगी उतनी ही थायमीन भी होगी, यानी इनकी अमाउंट भी सेम होगी। इसी तरह डीएनए के स्ट्रक्चर में जितनी गवानीन है उतना ही आप देखोगे साइटोसिन भी होगी, तो इनकी प्रोपोर्शन इक्वल है। अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूं कि हमारे पास डीएनए का एक मॉलिक्यूल है और उसमें एडेनिन 20% है, आइमा आपके लिए ये जो हमने चरगफ रूल पढ़ा जिसमें वो कहता है जितनी एडेनिन है उतनी थायमीन है, जितनी गवानीन है उतनी साइटोसिन है। मैं अगर आपसे कहूं कि आपके पास डीएनए के मॉलिक्यूल में 20% एडेनिन है तो साइटोसिन कितनी होगी, बता सकती हो? यस और नो? एडेनिन 20%। सेम ही होगी मे बी। नहीं, देखो एडेनिन 20 का मतलब है कि जितनी एडेनिन है उतनी थायमीन है, तो थायमीन भी कितनी होगी 20%। तो एडेनिन और थायमीन दोनों मिलके कितना बना रहे हैं 40%। अब हमें पता है कि ओवरऑल कितना होगा 100%, जिनमें से ये दो 40% है, तो इसका मतलब है पीछे जो गवानीन और साइटोसिन है ये कितना बना रहे हैं 60%। दोनों मिलके 60% बना रहे हैं, तो एक कितना होगा हाफ कर लो, तो आपके पास साइटोसिन कितनी बन जाएगी 30%। ये है आपके पास चरगफ रूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जिसने हमें डीएनए का स्ट्रक्चर समझने में मदद दी। और ओवरऑल भी आप देखते हो कि आपके पास जो इनकी रेशियो होती है एडेनिन टू थायमीन और गवानीन टू साइटोसिन, ये 1:1 यानी इक्वल होती है। इसका मतलब पता है क्या है? ये देखो ऊपर वाले एग्जांपल, एडेनिन 20%, थायमीन जो है वो आपके पास 20%, गवानीन 30, साइटोसिन 30। अगर आप ओवरऑल देखो प्यूरीन और पायरिमिडीन, तो इनकी रेशियो भी आपके पास सेम आ रही है। कैसे? एडेनिन हो गई 20%, गवानीन हो गई 30%, अभी हमने देखा, और आपके पास थायमीन 20% और साइटोसिन 30%। अगर आप दोनों जगह पे देखो आपके पास असल में ये 50-50% बन रहे हैं, तो इनकी क्या रेशियो हुई 1:1। ठीक है। सेकंड पे आपके पास म्यूरास विल्किन और रोजालिंड फ्रैंकलिन, ये दो अलग साइंटिस्ट हैं, इनकी सिग्निफिकेंस है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपके पास डीएनए का 3D स्ट्रक्चर जो है उसको एक्सप्लोर किया था। ठीक है, प्रॉपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू डीएनए के 3D स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। और इस दौरान जो मेथड टेक्निक यूज की गई थी उसे आप एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक कहते हो। और इस दौरान आपने देखा कि फ्रैंकलिन जो है इसने डीएनए फाइबर्स के इमेजेस लिए थे, उन इमेजेस से फिर हमें डीएनए का स्ट्रक्चर समझने में आसानी हुई। वो जो इमेजेस थे उनमें से ज्यादा फेमस इमेज जो था उसे आप फोटो 51 कहते हो। ये देखो एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक में आपने क्या किया,
आपने डीएनए का एक फाइबर लिया और उसको लेजर बीम में से एक्सरे फॉल करवाई। ये जो एक्सरे है, जब ये डीएनए फाइबर से गिरती हुई पीछे प्लेट पे पड़ी, फिल्म पे पड़ी, तो वहां इसने एक्स शेप इमेज बनाया। उस एक्स शेप इमेज को जब मजीद एक्सप्लोर किया गया तो उससे हमें आइडिया हुआ कि डीएनए असल में एक नहीं दो स्ट्रैंड्स हैं, और वो दो स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड जो है वो पॉलीमर लीनियर नहीं है बल्कि हेलिकल फॉर्म के अंदर है। इसलिए आपके पास उसका जो व्यू आ रहा था वो एक्स क्रॉस में आ रहा था। ठीक है, ये तो मैंने बड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर दिए क्योंकि हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना। तो ये जो एक्सरे की वजह से एक्स शेप पैटर्न आया था, इसने हमें डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर का बताया। अब वो जो डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है, जब आप इसे मजीद डिटेल स्टडी करते हो तो आपको पता लगता है इसका जो डायामीटर है ना, ये 2 नैनोमीटर है, और एक टर्न जो है वो आपके पास 3.4 नैनोमीटर है। अब हमें कैसे पता लगता है कि आपके पास डीएनए का टर्न कहां हुआ है? मैं आपको ये देखो, ये आपके पास डीएनए का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसे जूम करें तो आपको कैसे पता लगेगा कि कहां से स्टार्ट करके कहां एंड करना है, और हमें पता लग जाए इसका ये एक टर्न हो गया। इसका आपको मैं एक तरीका बताता हूं। जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हो तो आपने गौर से देखना है, इसके अंदर ये ग्रूव्स बने हुए हैं, देख रहे हो? एक ये ग्रूव है, एक ये ग्रूव है, और ये रिपीट हो रहे हैं। यानी आप देखोगे, एक अगर लार्ज ग्रूव आ रहा है तो उसके बाद स्मॉल ग्रूव आ रहा है, फिर लार्ज ग्रूव आ रहा है, फिर स्मॉल ग्रूव आ रहा है। एक टर्न जो होता है उसमें एक लार्ज और एक स्मॉल ग्रूव होता है। आप जहां मर्जी से ले लो, अगर मैं यहां से पिक करूं तो यहां से लेकर यहां तक ये जो डीएनए का पार्ट है, जिसमें एक स्मॉल ग्रूव भी आ गया और एक लार्ज ग्रूव भी आ गया, टोटल 2 ग्रूव आ गए। ये आपके पास क्या है? एक टर्न बना है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो आपके पास यहां तक एक टर्न बनेगा। तो कहते हैं ये जो एक टर्न है ना, ये कितने का है? इसकी लेंथ क्या है? 3.4 नैनोमीटर। और डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स के दरमियान नाइट्रोजनस बेसिस एक दूसरे के साथ अटैच हैं, इनका क्या डिस्टेंस है? ये देखो, एक पेयर आपको ये मिल रहा है और दूसरा पेयर आपको ये मिल रहा है। इन दोनों में कितना डिस्टेंस होता है डीएनए के अंदर? कहता है वो आपके पास 0.34 होता है। ठीक हो गया? 2 नैनोमीटर का डायमीटर, 3.4 नैनोमीटर का टर्न, और जो 2 बेस पेयर्स हैं इनके दरमियान का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर। अब हम आते हैं डायरेक्ट जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के ऊपर। इन्होंने आपके पास 1953 में डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया। ठीक है, उसके कुछ पोस्टुलेट थे। सबसे पहला पोस्टुलेट तो इन्होंने यही बताया कि आपके पास डीएनए जो है वो एक नहीं 2 स्ट्रैंड्स का बना हुआ है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं, और ये स्ट्रेट नहीं है, ये एक दूसरे के साथ ट्विस्ट किए हुए हैं। जब ये एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करते हैं तो आपके पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। डबल इसलिए कि 2 स्ट्रैंड्स है और दोनों एक दूसरे के राउंड ट्विस्ट किए हुए हैं, जिसकी वजह से हर एक में हेलिकल शेप आ रही है तो दोनों में डबल हेलिकल शेप आ जाती है। ठीक है, ये आपके पास डायग्राम भी क्लियर है। इंटरेस्टिंगली जब आप दोनों स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर देखते हो ना, तो आपको पता लगता है ये असल में एंटी पैरेलल है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में नहीं है। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि ये देखो, हम सिर्फ एंड्स पे फोकस करने जा रहे हैं। एक स्ट्रैंड का अगर 3 प्राइम एंड है तो उसके सामने जो दूसरा एंड है उसको देखो, वहां पे 5 प्राइम एंड है। और मैं आपको बड़े अच्छे से समझा चुका हूं 3 प्राइम और 5 प्राइम का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि ये जो स्ट्रैंड है ना 3 प्राइम, यहां पे जो शुगर है उसके कार्बन नंबर 3 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री पड़ी हुई है, उसने कहीं रिएक्शन नहीं किया हुआ। जबकि सामने वाले स्ट्रैंड का जो 5 प्राइम एंड है, इसका मतलब यह है कि यहां जो शुगर पड़ी है उसके 5th ग्रुप पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री पड़ा हुआ है, ये किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है। जबकि आप दूसरे एंड पे आओ, ये देखो, हम 3 एंड वाले को रिवर्स करते आए तो इसका जो दूसरा एंड बन रहा है वो ये है 5 प्राइम एंड। इस स्ट्रैंड के एक एंड पे 3rd कार्बन की हाइड्रोक्सिल फ्री है और दूसरे एंड पे 5th कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप फ्री है। और सामने आपके पास जो दूसरा एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है
उसके जब आप फिफ्थ स्ट्रैंड को मूव करते करते आते हो तो ये उसका सेकेंड एंड बनता है, 3 प्राइम एंड, जहां पे आप देखते हो कि कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री पड़ा हुआ है। तो हमें वाटसन और क्रिक ने बताया कि बेशक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके जो स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कभी भी दोनों के 3 एंड सेम डायरेक्शन में नहीं मिलेंगे, ना ही 5 एंड। एक 5 to 3 होगा तो आप देखोगे दूसरा 3 to 5 अरेंज हुआ होगा। ठीक है, ये जो सिग्निफिकेंस है ना कि ये एंटी पैरेलल होते हैं, ये फिर हम देखते हैं जब डीएनए की कॉपी बन रही होती है रेप्लिकेशन के दौरान और उससे आरएनए बन रहा होता है, वहां फिर इन स्ट्रक्चर्स की सिग्निफिकेंस का हमें मालूम होता है। इसी तरह अगर आप देखो एक स्ट्रैंड, कोई भी दोनों में से एक स्ट्रैंड ले लो, जब आप इस सिर्फ स्ट्रैंड को देखोगे कि इस स्ट्रैंड के अंदर क्या चीज है जो इसको बना रही है, तो उसमें आप देखोगे कि आपके पास शुगर और फॉस्फेट होते हैं। इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसकी बैकबोन किसकी बनी हुई है। तो बैकबोन जो है, जो मेन स्ट्रैंड है, वो 2 स्ट्रक्चर्स का बना है, जबकि हमें मालूम है कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं। तो 2 जो है शुगर और फॉस्फेट, ये तो स्ट्रैंड बना रहे हैं, जबकि तीसरा स्ट्रक्चर अगर आप देखो बेस, वो स्ट्रैंड का हिस्सा नहीं है, वो स्ट्रैंड से बाहर निकला होता है। ठीक है, तो दोनों स्ट्रैंड्स के जो फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये उनकी बैकबोन बनाते हैं। कैसे? कि आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 पे मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ लिंक किया होता है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ। ये देखो, ये अगर आपके पास फॉस्फेट ग्रुप है तो अगर आपके पास ये इस शुगर के कार्बन 5 का हिस्सा है तो ये ऊपर वाली शुगर के कार्बन नंबर 3 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ असल में रिएक्ट किया हुआ है। इसको आप कहते हो शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और इसके जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये आप देखते हो स्ट्रैंड से बाहर होते हैं। किस तरह? एग्जाम्पल हमें दे रहा है, कहते हैं जैसे आपके पास लैडर के रंग्स होते हैं। लैडर आप बोलते हो सीढ़ी को। जब आप सीढ़ी को देखते हो तो आपको पता लगता है कि इसके ये रंग्स हैं जिन्होंने सीढ़ी के 2 स्ट्रैंड्स आपस में जोड़े हुए हैं, और ये जो रंग्स हैं ये उस स्टेयर के, सीढ़ी के स्ट्रैंड से बाहर की तरफ है। बिल्कुल ऐसे आप देखते हो कि डीएनए में जो स्ट्रैंड की नाइट्रोजनस बेस है वो बाहर की तरफ निकली हुई है। और इसका फायदा ये होता है कि आपके पास जब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो इनकी जो नाइट्रोजनस बेस होती है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर लेती है। इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हम देखते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और आप देखोगे कि जब भी आपके पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स आपस में मिल रहे होंगे तो उस दौरान जो बेसिस एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगी उनमें एक हमेशा प्यूरीन होगी और दूसरी हमेशा पायरीमिडीन होगी। यानी अगर आपके पास एक स्ट्रैंड की एडेनिन है तो उसके सामने दूसरे स्ट्रैंड की आप देखोगे हमेशा थायमीन होगी। अगर एक स्ट्रैंड की गवानीन है तो दूसरे स्ट्रैंड की हमेशा साइटोसिन होगी। आप कभी भी ऐसे नहीं देखोगे कि एक स्ट्रैंड में एडेनिन है तो उसके सामने दूसरे स्ट्रैंड की गवानीन आ गई है। ये कभी भी 2 प्यूरीन आमने सामने नहीं आती नॉर्मली। ठीक, तो आपके पास डबल रिंग प्यूरीन जो है ये बेस पेयर बनाती है सिंगल रिंग प्यूरीन के साथ जो कि ऑपोजिट स्ट्रैंड पे है। और ये जो बेस पेयरिंग है ये स्पेसिफिक है, रैंडम नहीं हो रही कि जो भी सामने आ गया उसके साथ अटैच हो जाए। कैसे स्पेसिफिक है? वही बात जो हमें एरविन चरगफ बता के गया कि गवानीन ने हमेशा साइटोसिन के साथ ही बॉन्ड बनाना है और एडेनिन ने हमेशा थायमीन के साथ। रैंडमली कभी भी नहीं होगा। एडेनिन साइटोसिन के साथ नहीं बनाएगी, चाहे साइटोसिन जो है वो पायरीमिडीन है, इसने हमेशा थायमीन के साथ ही बॉन्ड बनाना है। ठीक, इस चीज को कि आपके पास गवानीन हमेशा साइटोसिन, एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ बॉन्ड बनाती है, इसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कि एडेनिन का कंप्लीमेंट्री थायमीन है, गवानीन का कंप्लीमेंट्री साइटोसिन है। तो ये आप टर्मिनोलॉजीज पढ़ोगे, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, और इनमें जब इंटरेक्शन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। ठीक है, ये हमने पिछले सिमुलेशन में भी पढ़ा।
अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं ना, इनकी तादाद वेरी करती है। गवानीन और साइटोसिन जो है ये आपके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जबकि एडेनिन और थायमिन जो है ये एक दूसरे के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है ये एग्जामिनर एमसीक्यूज में पूछता है फाइनल बोर्ड के अंदर। अब आपका काम है कि आपने कोई निमोनिक्स बना के रखने हैं जिससे आपको ये चीज हमेशा याद रहे कि किन 2 में डबल बॉन्ड है और किन में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। फ्रैंकलिन की दी हुई इंफॉर्मेशन थी जो इन्होंने यूज की कि 2 नैनोमीटर डायमीटर है, टर्न की लेंथ 3.4 नैनोमीटर है, और जो आपके पास बेस पेयर में डिस्टेंस है वो 0.3। ये आपके पास यहां पे अब आपने अंडरस्टैंड करना है, इस लाइन से इतना जो हिस्सा है ये असल में शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। देखो, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ये आपस में मिलके स्ट्रैंड बना रहे हैं, जबकि नाइट्रोजनस बेस इनकी स्ट्रैंड से बाहर की तरफ है। ठीक हो गया। और जब आपके पास ये एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो जरा गौर से देखो आपके पास किस तरह से इनका यहां पे मैंने डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखाया हुआ है। यहां पे एडेनिन थायमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और गवानिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये देखो जरा इस डायग्राम को देखो, जहां पे डीएनए की एक टर्न की लेंथ 0.34 है, हमें यहां पे माइनर ग्रुप भी मिल रहा है और मेजर ग्रुप भी मिल रहा है। तो एक माइनर और एक मेजर ग्रुप मिलके एक टर्न बनाते हैं, जबकि आपके पास ये जो 2 बेस पेयर्स हैं, इन 2 बेस पेयर के दरमियान का डिस्टेंस 0.34 है। ये लीजिए, ये हमारा आज का SLO है जिसे हमने न्यूक्लिक एसिड के नॉलेज में कवर किया, जहां हमसे वाटसन और क्रिक के डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन मांगी गई। ठीक है, आपके पास इसकी वर्कशीट मौजूद है, वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में, उससे ओपन करें, इसकी प्रैक्टिस करें। लास्ट टॉपिक जो हमारा इससे रिलेटेड रह गया है वो है सेकेंड टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, RNA, जिसे इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।